बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। आज 8वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम आरएल सीरीज सर्किट पढ़ेंगे एसी वाला। तो इससे पहले हमने एसी अप्लाई करके देखा था रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस पे एसी हमने अप्लाई करके देखा, इंडक्टर के ऊपर एसी अप्लाई करके देखा और फिर आखिर में लास्ट में हमने कैपेसिटर्स के ऊपर भी एसी अप्लाई करके देखा और इनके हमने फेज आपस में कंपेयर की करंट एंड वोल्टेजेस के, जब हम एसी इन डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और पावर भी हमने इन तीनों सर्किट्स की सॉल्व की। आज के लेक्चर में हम दो सर्किट्स को मिक्स करेंगे, इंडक्टर और रेजिस्टेंस। इन दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर एसी अप्लाई करके देखेंगे कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या है, वोल्टेज और करंट का फेज किस तरह से चेंज हो जाता है और टोटल रेजिस्टेंस क्या बनती है। फर्ज करें आपके पास एसी सोर्स है और आपने इसको अप्लाई कर दिया है एक ऐसे सर्किट के ऊपर जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर है। ये इंडक्टर आर और एल ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसके अलावा सर्किट में कुछ भी नहीं है। जैसे हम सर्किट को ऑन करेंगे, इसमें से एसी करंट फ्लो होगा, वोल्टेजेस यहाँ पे क्या ड्रॉप होंगे इस पूरे सर्किट के क्रॉस। तो ये हमने सॉल्व करना है और इस पूरे सर्किट में टोटल इफेक्ट क्या होगा वोल्टेज का और करंट का। इस पूरे यानी दोनों के क्रॉस वोल्टेज और करंट का आपस में लीड और लैग कितना होगा। इंडिविजुअली हमने देख लिया कि कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस में तो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 होता है, इंडक्टर में 90 होता है। इन दोनों का मिलाकर फेज डिफरेंस कितना बनता है हम ये सॉल्व करने वाले हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि ये हमने एसी अप्लाई कर दी है किस तरह से, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसकी हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ रेजिस्टेंस का हमारे पास जो फेजर डायग्राम होगी वो इस तरह से होगी। हम सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में फेजर हमारा कौन सा है, ये है, बल्कि चूंकि हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों फेजर जो है हमारे क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। वोल्टेजेस और करंट दोनों का एक ही डायरेक्शन बनती है। उसकी वजह ये कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। इसके बरक्स इंडक्टर की अगर फेजर डायग्राम ड्रा करें इंडिविजुअली तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये करंट का फेजर है और वोल्टेज का फेजर है। वोल्टेजेस 90 डिग्री लीड कर जाते हैं इंडक्टर के केस में करंट से, तो ये VL है, ठीक है जी। और ये हमारे पास ये है VR। चूंकि हमने दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगाए हुए हैं तो हमने इन दोनों के अक्रॉस टोटल इफेक्ट देखना है। तो आप ये देखें कि करंट दोनों का इन फेज है, इंडक्टर का और रेजिस्टेंस का करंट दोनों का इन फेज आ रहा है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन फेज डिफरेंस किस में आ रहा है, वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हैं, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन एक फेजर डायग्राम ड्रा करें तो हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पे है VR, ठीक है जी, और यहाँ पे है VL। इंडक्टर के वोल्टेजेस 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, यानी जब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे तो उस वक्त इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होंगे। जब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इन दोनों का आउट ऑफ फेज आ रहे हैं, 90 डिग्री इसका फेज शिफ्ट आ रहा है। तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, टोटल वोल्टेजेस हमें किस तरह से मिलेंगे, उन टोटल जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम हम करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो नेट जो वोल्टेज होंगे दोनों का जो सम होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे ये होगा V। तो अगर आप इसको इसको रेक्टेंगल समझें तो ये देखें
हम ये सम ये v है, तो ये रिजल्टेंट है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट v है। तो वेक्टर की एडिशन आपने पढ़ी होगी, वेक्टर किस तरह ऐड होते हैं। अब हमारे पास वी एल, चूंकि दोनों साइडें बराबर होंगी तो ये हमारे पास वी एल हो जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वी आर है। इन दोनों का जो इफेक्ट आ रहा है वो टोटल इफेक्ट ये है, और इसका जो एंगल होगा ये एंगल होगा फेज फाई। तो अब टोटल जो वोल्टेजेस होंगे, टोटल वोल्टेजेस वो करंट से कितना आउट ऑफ फेज होंगे। दोनों का करंट तो सेम है, उनका फेज डिफरेंस नहीं है। टोटल वोल्टेजेस V का करंट सर्किट के करंट I के साथ क्या फेज डिफरेंस होगा, वो होगा फाई। और टोटल जो सम वोल्टेजेस होंगे दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो होगा V। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें V किसके बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, V का स्क्वायर इज इक्वल टू V L का स्क्वायर प्लस V R का स्क्वायर। वोल्टेज हमने फाइंड करने V, तो V को ऐसे छोड़ दें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट इसके साथ स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा V L का स्क्वायर प्लस V R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। वी एल किसके बराबर होता है, वी एल बराबर होता है आई, आई करंट दोनों में सेम आ रहा है, सीरीज में है, तो आई एक्स एल, एक्स एल उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और वी आर जो आर के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो होंगे V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। दोनों के ऊपर ओम लॉ अप्लाई किया है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर एक्स एल स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो हम आई स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बन गया है, और आई स्क्वेयर आपका यहां से बाहर निकल सकता है। V इज इक्वल टू आई एक्स एल का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। आपके पास इक्वेशन बन रही है V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर। यहां से हमें टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की मिल सकती है। RC सर्किट जो है आपका RL सर्किट सॉरी RL है, ये रेजिस्टेंस है और उसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी इसकी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों की सम करके टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो आप ये देखें V अपॉन आई किसके बराबर है, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है, नॉर्मली हम क्या करते थे कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड करते थे, ऐसे ऐड हो जाते हैं। दो रेजिस्टेंस अगर हो तो R1 प्लस R2 करते थे, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आ जाती थी। लेकिन अगर सीरीज में एक कैपेसिटर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो इस तरह से सिंपल तरीके से ऐड नहीं होंगी, बल्कि उनका वेक्टर सम होगा इस तरह से। V इज इक्वल टू आई आर आपके पास फार्मूला है ओहम लॉ से, और V अपन आई किसके बराबर होता है, R के। अब ये जो आपके पास है ये क्या है, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस है, लेकिन इस केस में हम इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, बल्कि उसको कहते हैं हम एम्पीडेंस, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो Z क्या है, एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। और एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होती है, ऐसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, सबका जो सम होता है, कुल मिला के सर्किट की जो अपोजिशन बनती है करंट के लिए, वो इम्पीडेंस कहलाती है। तो V अपॉन आई को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्पीडेंस। तो इसको Z से डिनोट करते हैं, Z इज इक्वल टू एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो फाइंड कैसे करते हैं, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पता हो और रेजिस्टेंस का पता हो, दोनों का स्क्वायर लें, सम लें, स्क्वायर रूट करें, तो आपके पास एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आपके पास आ जाएगी। और इसके जो यूनिट्स होंगे
यूनिट्स इसके ओहम ही होंगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। अब हम आर एल सर्किट जो है, सीरीज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, उसका फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। करंट और वोल्टेज का आपस में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है। इंडिविजुअल जो इंडक्टर है उसका, उसके क्रॉस जब हमने एसी अप्लाई किया तो उसमें फेज डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री का। रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो फेजर है, फेजर डायग्राम वो यूं होगी और उसी के ऊपर ओवरलैप होगा उसके करंट का फेजर। वोल्टेज का फेजर ये वी आर है और ये करंट आई है, जबकि इंडक्टर का जो फेजर डायग्राम है वो उसमें वी जो है वी एल ऐसे होता है और करंट जो है आपका इस तरह से होता है। आई का फेजर यूं होगा। रेजिस्टेंस सीरीज आरएल सर्किट का जो करंट है, दोनों रेजिस्टेंस और इंडक्टर का इन फेज है आपस में। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, बट फर्क किस में है? फर्क है वोल्टेज में। तो वोल्टेज अगर हम देखें, लास्ट डायग्राम जिस तरह हमने पिछले पेज पे की थी, ड्रा की थी फेजर की, दोनों का जो कंबाइंड फेजर था वो कुछ इस तरह से था। ये हमने ड्रा किया था वी आर और ये वी एल। तो टोटल जो नेट वोल्टेजेस हैं उनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो वी इस डायरेक्शन में आ रहा था। अब जो वी आर का फेजर हम ड्रा करते हैं, करंट का भी अगर इस तरफ कर लें तो इसको हम सपोज करते हैं अभी करंट, तो इसके फेजर हम इसको हटा देते हैं, वोल्टेज को हटा देते हैं, तो करंट भी चूंकि उसी डायरेक्शन में है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि करंट और वोल्टेजेस का आपस में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है। तो वही एंगल होगा जो बेसिकली रेजिस्टेंस के वोल्टेजेस और टोटल वोल्टेजेस के दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा था, वही करंट और वोल्टेजेस के दरमियान फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें टोटल सर्किट का फेज डिफरेंस मिल जाएगा जो कि फाई है। तो इसको भी वही ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे टेन थीटा जी, ये जो हमारे पास है ये है वी एल, ये हमारे पास क्या है वी एल, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो है आई। तो हम जो सॉल्व करेंगे ये जो फेजर आपके पास आएगा, फेज एंगल, ये करंट और वोल्टेजेस का टोटल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि दोबारा वही डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, वी आर और वी एल, और इसका जो रिजल्टेंट है ऐसे वी होगा, ये वी एल हो गया। तो अब ये एंगल सेम है, ये फाई और ये फाई एक ही एंगल है, ठीक है जी। तो आपने अभी सॉल्व करना है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है? इस इक्वेशन में आप टेन फाई किसके इक्वल है? वी एल अपॉन वी आर के बराबर है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो इसके बराबर आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एल किसके बराबर होता है? आई एक्स एल के, और वी आर किसके बराबर होता है? आई आर के। करंट दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर टेन फाई। यानी अगर आपको एक्स एल का और आर का पता है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेजेस टोटल जो आ रहे हैं। तो फाई जो है क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। तो फेज डिफरेंस हमने करंट और वोल्टेजेस के दरमियान फाइंड किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो फेजर है, करंट का फेजर और वी आर का फेजर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए कन्वीनियंट ये था कि हम वी आर और वी एल यूज़ करें। लेकिन ये वी आर और वी एल से भी जो सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास जो फेज एंगल आएगा वो वही आएगा। अब हम यहाँ पे फिर से फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। ये है वी एल
और यहाँ पे आप VR या I कर सकते हैं, तो हम I कर रहे हैं। और ये जो आपका फेजर है ये है नेट वोल्टेजेस V का फेजर है, और ये एंगल जो है आपका फाई है। फर्ज करें ये जो वोल्टेजेस है इसकी इक्वेशन आप लिखते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी इसके मुताबिक? अगर ये ओमेगा टी है, अगर तो ये जो फाई है ओमेगा टी के बराबर हो, सॉरी इसका जो एंगल हो ओमेगा टी के बराबर हो, तो उसमें से आप फाई निकालेंगे तो आप इसके फेजर को पहुंच जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे करंट की? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी में से आप माइनस करेंगे उसका फेज डिफरेंस। तो इस फेजर से दोनों की करंट की और वोल्टेज की इक्वेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी वेव डायग्राम अगर हम ड्रा करें इस तरह, ये इस इक्वेशन में हमने लिखा है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसके फेजर को रोटेट करके 0 पे ले आए तो ये इतना पीछे चला जाएगा, करंट इतना बमकदार फाई जो है नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि ये पीछे है वोल्टेज से। ये फाई जो है फेज बमकदार फाई के फेज की ये पीछे है। तो इसको हम अगर 0 से इस तरह से वेव फॉर्म को स्टार्ट करें तो करंट की वेव फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगी? अदरवाइज यहाँ से नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही थी, ये ऐसे चल रही थी, लेकिन अब ये एंगल जो है वो कम हो चुका है, 90 डिग्री से कम हो चुका है। तो अब ये यहाँ से तकरीबन स्टार्ट होगी, तो ये इस तरह स्टार्ट होके ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे यूं ट्रेवल करेगी। तो अब जो फेज डिफरेंस था जो पहले 90 डिग्री था वो 90 डिग्री से कम होकर अभी 5 हो गया है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0 और 90 के बीच का हो गया। अभी फेज डिफरेंस 0 और 90 के बीच आ गया है। तो फेज डिफरेंस अगर आपको वैल्यूज का पता है XL और R का, तो जो फेज डिफरेंस है वो इन दोनों की रेशियो है XL अपॉन R, tan इनवर्स XL अपॉन R। तो जितनी ये रेशियो ज़्यादा होगी इतना ही फेज डिफरेंस ज़्यादा होगा। XL को आप 0 कर दें, XL 0 कर दें, सर्किट में से इंडक्टर हटा दें, सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो XL 0 हो जाएगी। जब XL 0 होगी तो 0 अपॉन R क्या होगा? 0 होगा। तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर आप इस रेजिस्टेंस को 0 कर दें, सर्किट प्योर इंडक्टर हो जाए, तो ये इसका क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आप करते हैं तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस आता है। फेज यानी प्योर इंडक्टर के केस में 90 डिग्री और प्योर रेजिस्टेंस के केस में 0 डिग्री। तो जब दोनों लगे हुए हैं तो ये रेशियो है, ठीक है। तो ये रेशियो 0 और 90 के बीच में क्या होगा? फेज डिफरेंस 0 और 90 के बीच में होगा। फाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ये रेशियो कितनी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने RL सीरीज सर्किट को डिस्कस किया, उसमें हमने फेज डिफरेंस कंपेयर किया फेजर डायग्राम के साथ, कंबाइंड फेजर डायग्राम के साथ। एम्पीडेंस को भी हमने समझा, एम्पीडेंस क्या होती है, और RL सर्किट का फेज एंगल कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम RL सीरीज सर्किट के पावर और एम्पीडेंस ट्राइएंगल और क्यू फैक्टर, ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो RL का टॉपिक था, RL सीरीज सर्किट का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी टॉपिक हमारा अधूरा है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।